1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए एक कमेटी को अपॉइंट किया और इस कमेटी के चेयरमैन थे दिनेश गोस्वामी, जो कि उस टाइम के लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। इस दिनेश गोस्वामी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को भी सबमिट कर दिया 1990 में ही। बहुत सिंपल, 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी को अपॉइंट किया गया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी 1990 में। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस में से कुछ रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया गया 1996 में। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया गया 1996 में और दिनेश गोस्वामी कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया गया। उसी के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है। सबसे पहले बात की गई है लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में। जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके नामों को किस तरीके से लिस्ट किया जाएगा, उनके नामों को किस तरीके से प्रिंट किया जाएगा बैलेट पेपर के ऊपर, उसके रिगार्डिंग बात की गई। और क्या कहा गया कि ये जो लिस्टिंग ऑफ द नेम्स है, इसके लिए सभी कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? एक होंगे कैंडिडेट्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे वो कैंडिडेट्स जो कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरे होंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। और इसी सीक्वेंस में बैलेट पेपर पर उनका नाम भी प्रिंट किया जाएगा। मतलब सबसे पहले उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जो कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और लास्ट में बैलेट पेपर के ऊपर होगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नाम। अच्छा, दूसरा ये भी है कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से भी तो कई सारे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। मान लो 10-15 कैंडिडेट्स हैं, तो उनमें कैसे डिसाइड करें कि किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम बाद में आएगा? तो बहुत सिंपली ये बोला गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नामों को अरेंज किया जाएगा। सिंपल क्या कहा जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके नाम को किस तरीके से बैलेट पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाएगा, किसका पहले आना चाहिए, किसका बाद में आना चाहिए, उस पर्पस के लिए सभी कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। एक कैंडिडेट्स वो हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे वो हैं जो कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। इसी सीक्वेंस में कैंडिडेट्स के नाम को बैलेट पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाएगा। और विद इन दिस कैटेगरी ऑल्सो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में मान लो 10-15 लोग हैं, या रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की कैटेगरी में 10-15 लोग हैं, तो वहाँ कैसे डिसाइड करें? बहुत सिंपल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नामों को अरेंज किया जाएगा। इसके अलावा बोला गया कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 के तहत अगर कोई भी इंसान इन फॉलोइंग ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए कन्विक्ट किया गया है, तो उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगले 6 साल तक के लिए। मतलब अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और वो ऑफेंसेस क्या हैं? इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग, दूसरा इंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और तीसरा प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। सिंपल, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 के तहत अगर किसी ने नेशनल फ्लैग को इंसल्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंसल्ट किया है, या नेशनल एंथम की सिंगिंग को प्रिवेंट किया है, इन ऑफेंस के लिए अगर उसको कन्विक्ट किया गया है, तो वो अगले 6 साल तक इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं कर सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिर बात की गई प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ लिकर। जहां भी चुनाव होगा, जहां भी वोटिंग होगी, वहां पे 48 घंटे के पीरियड के लिए उस एरिया में कोई भी लिकर, कोई भी इंटॉक्सिकेंट को ना तो बेचा जा सकता, ना दिया जा सकता, ना डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता। उस पूरे एरिया में कहीं भी, किसी भी दुकान पे नहीं, किसी भी होटल में नहीं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं, किसी भी प्राइवेट प्लेस पे नहीं। और ये जो 48 आवर्स हैं, दे एंड विद द आवर फिक्स्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ पोल। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि आज जो है वोटिंग होने वाली है, 5 बजे तक वोटिंग हो रही है, तो 5 बजे से पहले तक जो इमीडिएट पहले वाले 48 घंटे हैं, इन 48 घंटों में उस पूरे एरिया में किसी भी एल्कोहल को, लिकर को या इंटॉक्सिकेंट को ना तो बेचा जाएगा, ना दिया जाएगा, ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये पूरे एरिया पे अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस। और अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। फिर बात की गई नंबर ऑफ प्रपोजर्स के बारे में। किसी भी कैंडिडेट को किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने पड़ेंगे। नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए उसको कम से कम 10 रजिस्टर्ड इलेक्टोर्स चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एज प्रपोजर्स। मतलब कम से कम 10 रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं
वो उसके नॉमिनेशन पेपर पे साइन करें और बोलें कि हाँ साहब हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, तभी वो अपने नॉमिनेशन पेपर को फाइल कर सकता है। बट ये जो 10 रजिस्टर्ड इलेक्टोर्स की रिक्वायरमेंट है, इट इज़ फॉर द कैंडिडेट्स हु आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे होते हैं, उनको कम से कम 10 रजिस्टर्ड वोटर्स चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एज प्रपोजर्स। जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर करती है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सिर्फ एक रजिस्टर्ड इलेक्टोर चाहिए। बड़ा सिंपल है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास में कुछ वैलिडेशन है, तो वहाँ पे कैंडिडेट को क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में तो सिर्फ एक आदमी हो एज प्रपोजर, तो भी आपका नॉमिनेशन पेपर फाइल हो जाएगा। लेकिन जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, उनको चाहिए 10 रजिस्टर्ड इलेक्टोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी एज प्रपोजर्स। और ये क्यों किया गया? ये किया गया नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। अच्छा, डेथ ऑफ अ कैंडिडेट, चुनाव होने वाला है, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो गए हैं और उसके बाद किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? पहले क्या होता था कि अगर किसी भी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है एक्चुअल पोलिंग से पहले, तो पूरे के पूरे चुनाव को कैंसिल कर दिया जाता था। मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो चुनाव होने वाला था उसको कैंसिल कर देते थे, पूरा का पूरा चुनाव कैंसिल हो जाता था। सोचो कितना खर्चा हुआ, बट एक कैंडिडेट एक्सपायर हो गया तो पूरा चुनाव जो है वो कैंसिल हो जाता था। बट अब फिर ये 1996 के रिफॉर्म्स के तहत ये बोला गया कि पूरे के पूरे इलेक्शन को कैंसिल नहीं किया जाएगा अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो। हाँ, बट एक प्रोविज़न दे दिया, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो उस पार्टी को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो विदिन 7 डेज किसी अनदर कैंडिडेट का नाम प्रपोज कर दें, किसी अनदर कैंडिडेट को उस कैंडिडेट की जगह पे लड़ा दें, वो ऑप्शन मिल जाएगा। पहले तो पूरा चुनाव कैंसिल हो जाता था, लेकिन इसमें स्टेट के बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो जाते थे। भाई बहुत पैसा लग रहा है, फोर्स लग रही है, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, तो वो सब वेस्ट हो जाता था। तो ये रिफॉर्म किया गया 1996 में कि अगर अब किसी कैंडिडेट की डेथ होगी पोलिंग से पहले, तो पूरा का पूरा चुनाव कैंसिल नहीं किया जाएगा। बट हाँ, अगर कैंडिडेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है तो उस पार्टी को 7 दिन का टाइम दे दिया जाएगा कि विदिन 7 डेज आप किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम प्रपोज कर दो, किसी दूसरे कैंडिडेट को अपने कैंडिडेट जिसकी डेथ हो गई उसकी जगह पे लड़ा दो। फिर इसके अलावा बात की गई टाइम लिमिट ऑफ बाय इलेक्शंस के बारे में। बाय इलेक्शंस का मतलब होपफुली आपको समझ में आता होगा, जनरल इलेक्शंस होते हैं। जनरल इलेक्शंस के बाद में अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई भी सीट वेकेंट हो जाती है, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उनको बुलाया जाता है बाय इलेक्शंस। फॉर एग्जांपल, राहुल गांधी जी 2 सीट से चुनाव लड़े, एक लड़े रायबरेली से और दूसरा लड़े वायनाड से, दोनों ही जगह से जीत गए। अब इन्होंने अपने वायनाड वाली सीट को वेकेंट कर दिया है, तो इस सीट को फिल करने के लिए अब जो इलेक्शंस करवाए जाएंगे उनको बोला जाएगा बाय इलेक्शन। और क्या कहा गया, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जब भी कोई सीट वेकेंट होती है तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए विदिन 6 मंथ्स में बाय इलेक्शन करवाना ही करवाना पड़ेगा। बट ये जो विदिन 6 मंथ्स वाली कंडीशन है ये 2 केसेस में अप्लाई नहीं होती है। कौन कौन से 2 केसेस? एक तो तब जब रिमाइंडर ऑफ द टर्म, जब बचा हुआ टर्म जो है वो लेस देन 1 ईयर हो। फॉर एग्जाम्पल, टर्म में 8 महीने बचे हों, 9 महीने बचे हों, 8 महीने के बाद में रेगुलर इलेक्शंस होने ही हैं, तो ये जो विदिन 6 मंथ्स वाली कंडीशन है कि विदिन 6 मंथ्स में बाय इलेक्शंस को कंडक्ट करवाओ, ये अप्लाई नहीं होती है। और दूसरा तब जब इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट ये सर्टिफाई करे, ये कहे कि बाय इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना अभी किसी भी रीज़न की वजह से डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, तो भी ये विदिन 6 मंथ्स वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। बहुत सिंपल, हम क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई भी सीट वेकेंट होती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस सीट को फिल करने के लिए विदिन 6 मंथ्स में बाय इलेक्शंस कंडक्ट करवाने ही करवाने पड़ेंगे। बट ये जो विदिन 6 मंथ्स वाली कंडीशन है ये 2 केसेस में अप्लाई नहीं होती है। कौन कौन से 2 केसेस? एक तो तब जब रिमाइंडर ऑफ द टर्म लेस देन 1 ईयर हो, और दूसरा तब जब इलेक्शन कमीशन खुद से बोले कि बाय इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना अभी डिफ़िकल्ट है। फिर इसके बाद बात की गई कि पोलिंग डे पे, वो दिन जब एक्चुअल वोटिंग हो रही है, उस दिन के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनको पेड हॉलीडे दिया जाता है
उनको पेड छुट्टी दी जाती है। बेसिकली उनको बोला जाता है कि जाओ और अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करो। और ये जो पेड हॉलीडे है ये सभी एम्प्लॉयज़ को मिलता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को भी, फिर चाहे वो किसी भी ट्रेड में हो, बिजनेस में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो। इनफैक्ट डेली वेज अर्नर्स के लिए भी ये पेड हॉलीडे दिया जाता है। और अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस रूल का वायलेशन करता है तो उस पर फाइन लगाया जाता है 500 रुपये का। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कोई भी ऐसा इलेक्टोर, कोई भी ऐसा वोटर जिसके जॉब पे ना होने की वजह से कोई डेंजर हो सकता है या सब्सटेंशियल लॉस होगा, तो वहाँ पे ये छुट्टी वाला रूल अप्लाई नहीं होता। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी इलेक्टोर हुज एब्सेंस में कॉज अ डेंजर और सब्सटेंशियल लॉस। हालांकि सब्सटेंशियल लॉस क्या है, डेंजर क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया कहीं पे। होता क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करता है और बोलता है कि वोटिंग वाले दिन मुझे छुट्टी नहीं दी गई राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने के लिए, तो फिर एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ता है कि साहब इस आदमी के नहीं होने की वजह से, जॉब पे नहीं होने की वजह से कोई खतरा हो सकता था, कोई सब्सटेंशियल लॉस हो सकता था। अगर प्रूव कर देगा तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएगा तो 500 रुपये का फाइन लगेगा। बट यूजुअली प्रैक्टिस ये है कि जितने भी सेक्टर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक दिन की छुट्टी दे देते हैं, बिकॉज राइट टू वोट जो है बेहद ज़रूरी है। तो राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने के लिए छुट्टी दे देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वर्किंग आवर्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे या किसी भी तरीके से छुट्टी दे देंगे और बोलेंगे कि जाओ राइट टू वोट एक्सरसाइज करके आओ। फिर इसके बाद बोला गया कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट्स के ऊपर चुनाव लड़ सकता है, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हों चाहे असेंबली के इलेक्शंस हों। स्टेट में चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस हों, या पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हों चाहे राज्यसभा के इलेक्शंस हों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट्स के ऊपर आप चुनाव लड़ सकते हो। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी ने रायबरेली और वायनाड 2 सीट्स पर चुनाव लड़ा, तो ये कहाँ बोला गया? ये भी बोला गया 1996 के रिफॉर्म्स में कि 2 सीट से ज़्यादा के ऊपर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ना तो जनरल इलेक्शंस में ना बाय इलेक्शंस में। हालांकि 2 सीट्स भी गलत दे दिया मेरे हिसाब से, तो 1 सीट पे लड़ो, प्रूव करो, हार जाओ तो हार जाओ, जीत जाओ तो जीत जाओ, 2 सीट्स भी क्यों देना। बट हाँ, रूल ये है कि कोई भी कैंडिडेट चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट्स के ऊपर चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स के बारे में। पोलिंग स्टेशन के आसपास कोई भी इंसान किसी भी तरीके का हथियार, किसी भी तरीके के आर्म्स को लेके नहीं घूम सकता है। इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंसान पोलिंग स्टेशन के आसपास आर्म्स को लेके घूमेगा तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों चीज़ों से उसको पनिश किया जा सकता है। और जो भी आर्म्स उसके पास में मिलेंगे उनको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। और अगर कोई आर्म, कोई हथियार ऐसा होगा जो कि लाइसेंस्ड है तो उसके लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल, पोलिंग स्टेशन के आसपास आप किसी भी तरीके का हथियार लेके नहीं घूम सकते हो। इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। प्रोविज़न क्या है? 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है या दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। जो भी आर्म्स आपके पास से रिकवर किए जाएंगे उनको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उनको जब्त कर लिया जाएगा और आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। आपने सुना होगा जब चुनाव होते हैं तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास में लाइसेंस वाली बंदूकें होती हैं उनको अपनी बंदूकें जमा करवानी पड़ती हैं थाने में जाके। ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज पोलिंग स्टेशन के आसपास आप किसी भी तरीके का कोई भी हथियार लेके नहीं घूम सकते हो। भाई हो सकता है कोई सरफेरा हो और वो पोलिंग स्टेशन को हाईजैक करने के लिए बंदूक लेके घूम रहा हो, लोगों को डराने के लिए बंदूक लेके घूम रहा हो, तो पहले ही रूल बना दिया गया है कि आप आर्म्स लेके घूम ही नहीं सकते हो। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये किसी भी पुलिस ऑफिसर के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर अप्लाई नहीं होता जिसको कि पीस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई है उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये लोग तो इलेक्शंस को कंडक्ट करवा रहे हैं तो इनको तो ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनको एग्जेम्पशन दिया गया है। बाकी कोई भी ऑर्डिनरी इंसान पोलिंग स्टेशन के आसपास आर्म्स को लेकर नहीं घूम सकता। और इसके अलावा ये अपन ने पढ़ा हुआ है, कैंपेनिंग का जो टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया गया। पहले क्या होता था? पहले कैंपेनिंग के लिए कम से कम 20 दिन दिए जाते थे। अब कितने दिए जाते हैं? अब दिए जाते हैं 14 डेज़। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है कि पहले नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल किया जाता है,
जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर उनको स्क्रूटनाइज करता है, चेक करता है। जितने भी वैलिड नॉमिनेशंस होते हैं उन कैंडिडेट्स को 2 दिन का टाइम दिया जाता है फिर कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर लो। और जब फाइनल हो जाता है कि ये कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं तो उनको कम से कम 14 दिन का टाइम दिया जाता है कैंपेन करने के लिए। पहले ये जो टाइम था ये 20 दिन का हुआ करता था, इसको कम किया गया और अब कितने दिन दिए जाते हैं कैंपेन करने के लिए? 14 डेज दिए जाते हैं। और इसके साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996 की बातचीत खत्म हो गई। बहुत ईजी सेशन था, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।